सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय का सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पे मैं लेकर के आ गया हूँ। लास्ट टाइम में आप इससे बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और जो भी आपके प्रश्न हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है, देखिए आपको सबसे पहले मास्टर क्लास करना है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मास्टर क्लास मैंने करा दिया है, पूरा सिलेबस उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। 3 घंटे की क्लास है, लेकिन वो क्लास अगर आपने कर ली तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से और कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर्स मैंने करा दिए हैं, वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो 5 मॉडल पेपर्स और एक मास्टर क्लास सबसे जरूरी है, वो आप कर लीजिएगा। तब ये क्लास तो आपको मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूं, ठीक है, तो ये कर लीजिए आप। लेकिन सबसे जरूरी आपके लिए जो है वो मास्टर क्लास, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ मास्टर क्लास और आपका मॉडल पेपर्स, 5 मॉडल पेपर्स मैंने करा दिए हैं। और कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप देख करके चले जाओगे। 25 में 25 पूरा पेपर आपको छपा हुआ मिल जाएगा वहां पे। ठीक, खुद आकर के आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसे सेकंड सेमेस्टर में सभी लोगों ने बताया है कि मेरे नोट्स से ही और जो मैंने मॉडल पेपर्स कराए थे वहीं से प्रश्न आए हैं, तो वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में भी होने वाला है, कोई नई बात नहीं है ये हमारे लिए। तो अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है सभी विषयों का, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों के मास्टर क्लास आपको कराए गए हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर डालिए, पढ़ डालिए। और सभी राजन और पवन सीरीज भी करा दिया है, तो जो लोग राजन पवन सीरीज से पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत सारी गलतियां भी दी रहती हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत भी होता है। तो सारा जो है हमने एक साथ पढ़ा दिया है, वो भी सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर कहीं किसी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नंबर दिया गया हमारा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी देखिए प्रैक्टिस के लिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आसान और टफ दोनों मिला करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और सभी चैप्टर्स के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा रिवीजन होगा आपका। और जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे पहला बोल दिया कि 3 की घात 5 का मान होगा, कमेंट करके बताइए सभी लोग। अब 3 के घाते 5, 3 की घात 5 मतलब 3 की घाते 5 और 3 का 5 बार गुणा, इसका मान क्या हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और यहाँ 3 3 और 3 का गुणा आप कर लोगे तो कितना आपको मिल जाएगा? 9 और 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6 और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24, 243, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 0.06 के घाते 3 का मान होगा। अब इसकी घात 3 है, यानी कि इसका आपका यहाँ पे 3 बार गुणा हो जाएगा। और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आसान प्रश्न देख के कई लोग जल्दबाजी में गलत करके चले जाते हैं। तो देखिए 6 का गुणा 6 में कर लेंगे 36 और यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ भी 2 स्थान पे, यानी कि 2 धन 2 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 और 4 फिर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.0036। अब अभी एक गुणा करने को बचा हुआ है 0.06 का, फिर से अब इसमें गुणा करिए। तो 6 का गुणा कर लीजिए सिंपली, 6 चौक 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 त्रिक 18 और 3 21। अब यहाँ 2 स्थान पे, यहाँ 4 स्थान पे, 2 धन 4 6 स्थान पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6 और दशमलव लगा दीजिए। तो 0.00 3 बार 0 2 1 6, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 के घाते ऋण 3 गुणे 4 के घाते 6 का मान होगा। तो अगर आपको पता है कि a के पावर m इंटू a के पावर n हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, यानी कि यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं? 4 के घाते ऋण 3
धन 6 और ये कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ लीजिए, यहाँ पे 4 के घाते 3 हो जाएगा, 3 घट जाएगा 6 में से, यानी कि 4 का 3 बार गुणा। अब 4 का 3 बार 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64, 4 का क्यूब 64। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 है, 256 का वर्गमूल है। 256 का वर्गमूल। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये है तो बहुत आसान है कि आपका वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, मतलब कि वो संख्या हमको ऑप्शंस में से बतानी है जिसका 2 बार हम गुणा करें तो 256 मिल जाए। तो 16 का आप 2 बार गुणा करते हैं तो 256 आपको मिल जाता है। और अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि आप कर सकते हैं, नहीं तो आप भाग विधि द्वारा पेयर निकाल करके कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2 विधियां लगाएंगे तो आपका वर्गमूल आ जाता है। अब इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से 256 को देखिए, 2 के गुणे में कितनी बार लिखा जाएगा। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर 16 गुणे 16 यानी कि 2 का 4 बार और गुणा, तो 2 के घाते 8। ये हो जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे आप भाग दे करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 0.6 का घन है। किसी संख्या का घन का मतलब होता है उस संख्या के घात में 3। तो अब 0.6 के घाते 3 यानी कि 0.6 का 3 बार गुणा। अब 3 बार आप गुणा कर लीजिए तो 6 36 के 6, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 1 2 दशमलव लग जाएगा, 0.36 ये हो जाएगा 0.36 गुणे 0.6। और अब गुणा कर लीजिए, 6 36 के 6 80 लगा 3, और 6 3 18 और 3 21, एक स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पे यानी कि 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 दशमलव लग जाएगा, 0.216 ये मान हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 4 से भाज्य होने की प्रायिकता। तो आपको यहां खुद से सैंपल एक ले लेना है, ठीक है। कोई भी आप संख्या लोगे, ठीक है, कोई भी संख्या लोगे तो आप देखोगे, जैसे 1 से 8 तक आप लिख लीजिए, 1 से 8 तक आप लिख लीजिए। यहां पे कोई आपको प्रतिदर्श समष्टि दी नहीं गई है, लेकिन यहां पे एक रेशियो की बात हो रही है, एक प्रायिकता की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप 8 संख्याएं ले लीजिए, आप इसमें से देखेंगे कि 4 जो है वो 4 से कटता है, 8 जो है वो 4 से कटता है। तो यहां से प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है आपका अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे देखिए अनुकूल घटनाएं हैं, कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से भाज्य है, 4 से पूरी पूरी कट रही है, 2 संख्याएं ऐसी हैं। और कुल संख्याएं कितनी है, 8 है, तो 2/8 यानी कि 1/4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप अगर 12 संख्याएं लेंगे तो 3 संख्याएं आपको, 12 जो है वो भी 4 से कटता है। तो इसी तरीके से हर एक चौथी संख्या जो होती है वो 4 से कटती है, मतलब कि हर एक 4 संख्या में एक संख्या ऐसी होगी जो 4 से भाज्य होगी। 5 का निकालेंगे, 5 से भाज्य, तो हर एक 5वीं संख्या में से एक संख्या, यानी कि उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/5 आएगा। 6 से निकालेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 है, एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए जो भी अगर ऐसा बोल दिया गया, कंडीशन जो आपको दे दिया गया, बोला कि एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए, यानी कि एक सिक्का फेंका जा रहा है और एक पासा फेंका जा रहा है। अब समझिए आप,
एक सिक्का जब फेंका जाता है तो सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड या टेल, यानी कि जिसे आप चित्त और पट्ट बोलते हैं। और एक पासा जब फेंका जाता है लूडो वाली गिट्टी, तो इस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, एक साथ जब फेंका जाएगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पे मान लेते हैं हेड आएगा, तो यहां पे मान लेते हैं सिक्के पे हेड आ गया, तो इस पे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। इसी तरीके से 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कि अगर सिक्के पर चित्त, जो कि यहां पे बोला जा रहा है कि चित्त हेड आने के साथ साथ पासे पे क्या आ सकता है, संख्या 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो ये 6 घटनाएं हो गई। इसी तरीके से अगर सिक्के पे टेल आ रहा हो तो पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, ये आपकी 12 घटनाएं हुई जो घटित हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और घटना नहीं घटित होगी अगर एक सिक्का और एक पासा एक साथ फेंका जाता है। ठीक, तो ये 12 घटनाएं आपको समझ में आनी चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जब भी कोई प्रश्न में ऐसे आपको बोल दिया कि हाँ एक सिक्का फेंका जा रहा है और 2 पासे अगर बोल दे, तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपसे नहीं बोलेगा। लेकिन 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, 2 सिक्के या 3 सिक्के एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ठीक, अब आपसे तो ये बोल दिया कि एक सिक्का और एक पासा फेंका गया, तो आप समझ गए कि हाँ इतनी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, अब समझिए। चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, और पट्ट का मतलब क्या होता है, टेल। तो हेड और सम संख्या, अब देखिए हेड के साथ जब 1 आ रहा है तो सम 1 क्या है, एक विषम संख्या, और हेड के साथ जो 2 आ रहा है तो ये सम संख्या है, हेड के साथ 3 विषम संख्या, हेड के साथ 4 सम संख्या, हेड के साथ 6 सम संख्या। और बाकी देखिए टेल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, टेल से हमें कोई मतलब नहीं, हमको बस मतलब है हेड आ रहा हो और सम संख्या आ रही हो। तो ये 3 संख्याएं हमको यहाँ पे मिल गई, तो प्रायिकता जो हो जाएगी अनुकूल घटनाएं, तो हमारे अनुकूल घटनाएं हैं 3, और कुल घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि में जो कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं वो नीचे लिखी जाती हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 1/4, यानी कि प्रायिकता कितनी आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 8, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। अब 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाएगा तो पहले पासे पे क्या आ सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से दूसरे पासे पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। और प्रतिदर्श समष्टि अगर हम इसका लिखते हैं तो मान लेते हैं पहले पासे पे 1 आ रहा हो तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे 1 आ रहा हो तो दूसरे पे 2, 1 आ रहा हो तो दूसरे पे 3, 1 आ रहा हो तो दूसरे पे 4, और 1 आ रहा हो तो दूसरे पे 5 और 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 2 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये समझ रहे हैं आप कि अगर पहले पासे पे 1 आए तो दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये 6 अलग अलग घटनाएं हो गई। और इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 2 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ये 6 घटनाएं और हो गई। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 3 आ रहा हो तो आपका दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये आपकी घटनाएं हो गई 3 जब आ रहा हो पहले पे। इसके बाद देखिए 4 आ रहा हो तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 कुछ भी आ सकता है। पहले पासे पे अगर 5 आ रहा हो तो 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, ये अभी हम प्रतिदर्श समष्टि ही लिख रहे हैं। अगर पहले पासे 6 आ रहा हो
तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये अभी तक हमने क्या लिखा, हमने अभी प्रतिदर्श समष्टि लिखा है। हमने यहाँ पे वे सभी घटनाएं दिखा दी जो दो पासों को फेंकने पे घटित हो सकती हैं। दो पासों को फेंका गया तो ये 36 घटना में से कोई एक घटना घटित हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझो, क्या आपसे पूछ रहा है, ये प्रतिदर्श समष्टि आप समझ गए, मतलब कुल घटनाएं जो दो पासों को फेंकने पे घटित हो सकती हैं वो आप समझ गए। अब एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक धन 1 2 होगा, एक धन 2 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो 1, 6 जो होगा वहां पे अंकों का योग 7 आ रहा है। इसी तरीके से 2, 5 जो होगा अंकों का योग जो होगा वह कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद आप देखोगे तो 3, 4 और यहाँ 4, 3, इसमें देखोगे तो 5, 2 और यहाँ देखो तो 6, 1, यानी कि ये 6 घटनाएं हैं। और कहीं आप देखोगे तो अंकों का योग जो है इन 6 घटनाओं को छोड़ करके अंकों का योग जो आ रहा है, जैसे 6, 6 आ रहा है तो योग कितना, 12। तो और कहीं अंकों का योग 7 नहीं है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अब हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारे अनुकूल घटना है 6 है, कुल घटनाएं 36 है। 6 से ऊपर नीचे काटेंगे 1/6, ये हमको उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब आप समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। यहाँ पे प्रिवीजन आप कर रहे हो। देखिए प्रश्न क्या 9 है, यदि किसी लीप वर्ष की यादृच्छा चुन लिया जाता है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाता है, मतलब कि रैंडमली, ठीक, तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। अब जैसे बहुत सारे लीप वर्ष जो है, आप ऐसे कागज पे लीप वर्ष लिख करके डाल दीजिए एक जगह पर्ची, और आप वैसे चुन रहे हो और एक लीप वर्ष निकल रहा है, तो उस लीप वर्ष में बोला 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए लीप वर्ष की क्या कहानी है। तो लीप वर्ष आप जानते हैं कि जो नॉर्मल वर्ष होता है, जो नॉर्मल वर्ष होता है उसमें कितना होता है, 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। और वहीं पे अगर बात की जाए लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि जो आपकी फरवरी है वो 29 की हो जाती है। तो यहाँ पे ये 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। अब समझिए कि जनरली आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन और 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह में दिन की संख्या अगर निकालें, दिन की संख्या अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 52 गुणे 7। एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 × 5 = 35 और 1 36, 364 दिन। 364 दिन में 52 सप्ताह हो जाते हैं। और नॉर्मल ईयर में एक दिन शेष बचता है, ठीक, वह एक दिन। अब पिछला दिन जो हुआ होगा, जैसे बुधवार रहा होगा तो अगला दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर पिछला आपका शुक्रवार रहा होगा तो ये अगला एक दिन जो बचा है शनिवार हो जाएगा। ठीक, तो अब जो अगर मान लेते शनिवार पड़ा तो 53 शनिवार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से रविवार होने की क्या प्रायिकता है। और पूछ रहा है कि लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने दिन शेष बचे हैं। शेष दिन यहां से लिख लीजिए, शेष दिन। तो शेष दिन आपके हो जाएंगे 366 दिन है लीप वर्ष में, और 364 हमारे पास 52 हफ्ते कंप्लीट हो जा रहे हैं हर एक दिन के। तो 2 दिन जो हैं वह यहाँ पे शेष बच गए हैं। अब इन 2 दिनों में कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा पिछला कौन सा दिन रहा है। पिछला अगर मान लेते शुक्रवार रहा है तो एक दिन शनिवार हो जाएगा, एक दिन रविवार हो जाएगा, हमको 53 रविवार मिल जाएंगे। और मान लेते हैं कि पिछला ये आपका शनिवार ही रहा हो तो हमको रविवार और सोमवार मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रविवार होने के लिए 2 चांस हैं, या तो पहले दिन हो जाए या तो दूसरे दिन हो जाए। तो यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए कुल कितने दिन हो सकते हैं, 7। कुल कितने घटनाएं घटित हो सकती हैं उन 2 दिनों में, उन जो 2 दिन बचे हैं शेष हमारे पास। और
ये 53वां रविवार, अगर 53वां की बात हो रही है, दिन 7 प्रकार के होते हैं, तो वही 7 चीजें कुल घटित हो सकती हैं। और इन 7 चीजों में हमारे पास कितने मौके हैं? 2 मौके हैं। तो 2/7 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/7। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए। इसके बाद देखिए आप, प्रश्न संख्या 10 है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितने जहाज कुल पार जा रहे हैं? 100 जहाज। और समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से 50 जहाज डूब जाते हैं, और हमसे पूछ रहा है समुद्र पार जाने वाले जहाज के डूबने की प्रायिकता। तो जाने वाले 100 जहाज हैं और डूबने वाले 50 जहाज हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50/100, ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल घटनाएं 100 घटित हो रही हैं, जिसमें से 50 हमारे फेवर में है। जहाज डूबने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, संख्याओं का बहुलक होगा। अब बहुलक क्या होता है? किसी दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो हमारी बहुलक हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। 4 जो है 2 बार आया है। बाकी संख्याएं आप देखेंगे तो एक एक बार आई हैं। तो सबसे अधिक बार जो है 2 आपका 3 बार आ रहा है। 3 बार, तो सबसे अधिक जो आया वह 2 आया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यही हमारा बहुलक हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16 का मध्यांक है। मध्यांक मतलब माध्यिका, मध्य का अंक। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे? सबसे पहले संख्याओं को क्रम से लगा लोगे। देखिए 8 2 बार आया है, 2 बार। 8 को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। सबसे छोटी संख्या यही 8 है, तो 2 बार 8 को लिख लिया। इसके बाद 9 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 को लिख लिया। और 12 इसके बाद आ रहा है, 12 को लिख लिया। इसके बाद 14, 15 और 16, 14, 15 और 16। बाकी संख्याएं देखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7 संख्या दी गई है। 3 3 6 1 7 संख्या हमने लिख लिया। सबसे पहला काम यही होता है माध्यिका निकालने में कि आप संख्याओं को क्रम से लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो n की संख्या, जो आंकड़ों की संख्या दी गई है, यहाँ पे n बराबर कितना है? 7 है, जो कि विषम है। तो यहां से अब निकाल लीजिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर n/1/2 वें पद का मान। पद का मान होता है, तो n का मान है यहाँ पे 7, 7/1 यानी कि 8/2। तो कितना आ जाएगा? 4वें पद का मान। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा पद कितना है? यहाँ पे 12 है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? माध्यिका का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 12, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, अंकों का बहुलक है। 3 है, 7 है, 9 है, 13 है, ये सभी चारों अलग अलग संख्या है। इसके बाद देखिए 18, 18 और 24, ये भी 2 अलग संख्याएं हैं, लेकिन 18 जो है वो 2 बार रिपीट किया है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 18 2 बार। तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 14 है, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया आंकड़ों के जो बीचों बीच आता है जो अंक, उसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं या मध्यांक कहते हैं। ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है? मध्यांक लिख के दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा मध्यांक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर माध्यिका लिख के आता है तो माध्यिका सही होगा, ठीक। अगर माध्यिका लिखा है तो मध्यांक नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे संख्या 15, पदों, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, का बहुलक होगा। बहुलक चुनना है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे 15 के बाद 24, 18 के बाद 24, 20, 22, फिर 24 जो है 3 बार यहाँ पे आप देख रहे हो, और 2 बार यहाँ 5 बार। अब देखिए और कोई संख्या 15, 18, 20, 22, 26, 26 2 बार, और पहले तो 26 नहीं आया है।
तो यहाँ पे साफ साफ 24 इतनी बार आ गया है, 5 बार आ गया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 24 हमारा बहुलक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोग करते रहिए, खुद से भी आंसर करते रहिए। देखिए संख्या 16 है, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान होगा। अब साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है। अब साइन थीटा और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन किस अंश पे मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 30 अंश पे। तो साइन 30 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब साइन साइन दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ थीटा बराबर 30 अंश आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 डिग्री। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन 60 का मान होता है। अब साइन 30 आपने देख लिया 1/2 होता है, साइन 30 कितना होता है, √3/2। ये मान बड़ा होता है, साइन का मान बढ़ते जाता है, 0 से लेकर के 0 अंश पे 0, 90 अंश पे 1 हो जाता है। ठीक, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, 0 से 30, 45 और आपका 90, 60 और 90 अंश पे बढ़ता रहता है। इसके बाद देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब या कर्ण बटे आधार। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, लाल बटे कक्का, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, a/k यानी कि आधार बटे कर्ण पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, आधार बटे कर्ण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए तो संख्या 19 है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। अब मैंने आपको बताया है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये संबंध मैंने आपको बताया है। तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो बस पलट दीजिए, तो cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहां से अब आप cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा इनटू sin थीटा इनटू sec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sec होता है cos का उल्टा यानी कि 1/cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए अंश में cos थीटा, यहाँ हर में कट जाएगा, और यहाँ हर में sin थीटा, यहाँ अंश में बचा क्या, 1। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, यदि cos थीटा बराबर 1/2 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान 1/2 आपको दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आप यहाँ पे निकालना है। अब देखिए cos थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री, और थीटा का मान यहां से आ गया 60 अंश। अब थीटा का मान जब आपको 60 अंश पता चल गया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान जो है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे इसको लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है, और उसी का उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 इसका मान होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4/3 यहाँ पे मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 4/3। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब बताया है मैंने कि आपका बेलन जो है, सिलेंडर जो है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका कर्व एरिया जो होता है वो ये जो घुमावदार एरिया है, ठीक, ये आपका कर्व एरिया होता है, और नीचे एक वृत्त होता है, ऊपर एक वृत्त होता है, इसके क्षेत्रफल को नहीं जोड़ा जाता है वक्र पृष्ठ में, इसमें केवल कर्व एरिया जोड़ा जाता है। तो ये होता है आधार का जो परिधि है, वृत्त का परिधि 2πr इंटू ऊंचाई h, तो ये मान होता है 2πrh। यहाँ पे देखिए इंटू करके ही लिखा है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला ही प्रश्न है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालते हो तो ये ऊपर वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, और ये जो नीचे वृत्त है इसका क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो इसी में जोड़ दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh में कितना, ये πr स्क्वायर, ये πr स्क्वायर, यानी कि 2πr स्क्वायर जोड़ दीजिए,
यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h, यहाँ पे बचेगा कितना r, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए आप संख्या 23 है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है। अब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है, इसका जो ये आधार का क्षेत्रफल है, इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसी में गुणा कर दीजिए ऊंचाई h का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाता है आपका लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो शंकु में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कर्व एरिया जो होता है वो होता है आपका ये वाला, ठीक है। बस वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो ये होता है जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है उसमें गुणा होता है पाई आर का, तो पाई आर एल, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र है। लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र तो ये होता है जितना बेलन का आयतन होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3, ठीक है, उसका 1/3 कर दीजिए, तो 1/3 से गुणा कर दीजिए आप किसमें, पाई आर स्क्वायर एच में, तो यही जो हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। वही मतलब 3 से भाग देना हुआ एक तरीके से, ये 1/2 से गुणा कर अगर करें तो आधा करना होता है, और 1/3 से गुणा करना मतलब कि तीसरा भाग, तो इस तरीके से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है आपके शंकु का आयतन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 से एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मान होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और एक्स बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब जहां रूट लगता है वहां पे प्लस माइनस अपने आप लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जहां भी आप करणी लगाओगे, करणी के सामने प्लस माइनस लग जाता है, तो प्लस माइनस और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, +-2। अब देखिए x की जगह चाहे आप 2 रखिए तो भी 4 आएगा, -2 रखिए, -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 क्या होता है, 4 के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 27 है, x/2 बराबर 32/x का मान होगा। तो x/2 और 32/x, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर हर का गुणा उधर हो जाएगा, इधर वाले हर का गुणा इधर आ जाएगा, x गुणे x बराबर हो जाएगा 32 गुणे 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 64, और x बराबर हो जाएगा कितना, ±√64 को कितना लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, x बराबर ±8। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, x+3 × x-4 बराबर 0 का मान है। x+3 बराबर x-4 को अगर हम बराबर के उधर भेज दें तो ये 0/x-4 हो जाएगा, और 0 के बटे में कोई संख्या का मान 0 ही होता है, यानी कि x+3 बराबर 0 हो गया, और 3 को इधर भेजेंगे तो उधर जाके -3 हो जाएगा, 0 में से कोई संख्या घटेगी तो मतलब वही आ जाएगा, x का मान जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका एक मान पूछा है, मतलब कि एक मान क्या, x का एक मान आप बताइए, तो यहाँ पे x का एक मान हम निकाल रहे हैं तो -3 आ रहा है, और ऑप्शन में +3 दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम दूसरा मान भी चेक करेंगे, तो दूसरा मान आप चेक करेंगे तो x+3 को बराबर के उधर भेजेंगे 0 के बटे में, तो क्या लिख सकते हैं, x-4 बराबर 0/x+3, मान कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 0 धन 4 यानी कि 4, x का एक मान आ गया 4 जो कि ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे एक मान पूछा था तो एक मान यहाँ पे 4 भी तो है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और दूसरा मान यहाँ ऑप्शन में दिया भी नहीं है, देना भी नहीं चाहिए, एक ही ऑप्शन सही होता है क्योंकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, x² + mx+2 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो m का मान है
अब यहाँ पे ए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अननोन m आपको दिया गया है x के साथ, ठीक। m का कुछ मान आएगा संख्या के रूप में और इसका एक मूल 1 दिया गया है। अब मूल 1 देने का मतलब क्या है कि x का एक मान 1 है, ठीक है। x का एक मान आपको दिया गया है जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, यानी कि यहां से आप क्या कर सकते हैं, x मूल क्या होता है, मूल होता है किसी समीकरण का वह मान, x का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमको x बराबर 1 वह मान मिल गया जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो x बराबर 1 समीकरण में रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर धन m इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का गुणा हुआ m में, तो m प्लस 2 बराबर 0, 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3, तो m प्लस 3 बराबर 0, m बराबर हो जाएगा -3। m का मान कितना आ गया -3। ऑप्शन सी जो हो जाएगा -3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 30 है, 1/x स्क्वायर धन 5 बराबर 1/9। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको तिर्यक गुणा कर देना है और x का मान निकाल लेना। तिर्यक गुणा आप करोगे तो इधर 9 का गुणा होगा 1 में, तो 9, और इधर 1 का गुणा होगा x स्क्वायर प्लस 5 में, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 को इधर भेज दीजिए, तो 9 माइनस 5 बराबर x स्क्वायर, यानी कि 4 बराबर x स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा +-2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 31 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी तो व्यास होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 10, तो d क्या होता है, डायमीटर 2r होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो ये हो गया 2 गुणे 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न संख्या 32, 12 सेमी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब व्यास आपका 12 है, ठीक, तो r बराबर कितना होता है, r बराबर होता है d/2, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 33 है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है आपको, त्रिज्या जो होती है वह छोटी होती है, आधी होती है किसकी, व्यास की। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, 2 गुनी बराबर 3 गुनी आधी, तो आधी होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा। कई लोग कंफ्यूज होंगे आधी और 2 गुनी में, तो बिल्कुल सिंपल सा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है व्यास की। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि बहुत आसान, वृत्त की परिधि होता है 2πr। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 35 है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। ये तो आपने कई बार देखा ही इसी क्लास में। और इसके बाद आप देखिए एक चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, तो ये सभी तीनों होते हैं, तो सभी तीनों यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी 3 या सभी तीनों, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से चतुर्भुज नहीं है। कौन सा चतुर्भुज नहीं है, ये नहीं वाले प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में आप जैसे पढ़े आप निम्न में चतुर्भुज है, तो ऐसा ही प्रश्न नहीं आएगा चतुर्भुज का, आपको कोई और प्रश्न मिलेगा और वहां नहीं लिखा रहेगा। आप देखोगे कि हाँ अरे ये तो पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही लगा करके चले आए, बाद में देखे कि ऑप्शन यहाँ प्रश्न में नहीं लिखा था और आपको चूज करना था कौन सा नहीं है। तो देखिए वर्ग चतुर्भुज होता है, आयत भी होता है, समलंब भी चतुर्भुज होता है, समकोण लेकिन एक कोण होता है जो 90 अंश का होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 38 है, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। अब यहां भी कुछ लोग को गलती हो सकती है। चक्रीय चतुर्भुज जैसे देखते हैं
तो उनके मन में एक प्रमेय याद आ जाता है कि सम्मुख भुज कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे अगर 180 अंश, देखिए पहला ही ऑप्शन मार के चले आएंगे, लेकिन नहीं, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बोला है। तो किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़िएगा और वैसे ही उत्तर करिएगा, ठीक है, प्रश्न समझ के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है। अब बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होता है। बराबर होता है, 90 अंश के होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, 70 अंश के होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं, 70 अंश के होते हैं। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप एक प्रमेय पढ़ते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ये आप पढ़ते हो। लेकिन कहीं पे ये नहीं है कि बराबर होते हैं, तो ये पहला जो है गलत हो जाएगा। और कहीं ये भी नहीं है कि 90 अंश के होते हैं, कहीं ये भी नहीं है कि 70 अंश के होते हैं। तो सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक। और बराबर एक ही केस में हो सकते हैं जब दोनों मान जो हो 90 अंश हो, 90 धन 90 180 हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में आपका चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, वो तो आयत वर्ग इस तरीके का चतुर्भुज होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे सटीक उत्तर है वह ऑप्शन सी, बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 है, क्वाड्रेटिक का अर्थ होता है चतुर्भुज, चार समचतुर्भुज या रेखाएं। अब देखिए क्वाड्रेटिक अगर बोला जाए तो आपका क्वाड का मतलब क्या होता है, चार होता है। तो वैसे ही आपका क्वाड्रेटिक का मतलब होता है चार। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वाड का मतलब ही चार होता है, तो वही क्वाड्रेटिक आप समझ सकते हो कि इसका भी जो आपका मतलब होगा वह क्या होगा, चार होगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक ना तो चतुर्भुज होता है, ना समचतुर्भुज, ना रेखाएं। तो यही एक ऑप्शन बी जो है ये आपका सबसे सही है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये आपका पूरा जो है यहाँ पे 40 प्रश्न आपने देख लिए। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे बहुविकल्पी या तिलक उत्तरीय में, इसी पे बेस्ड आपके प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि 5 नंबर की आपकी तैयारी हो गई है यहाँ से, इस क्लास से, ठीक है। अब देखिए आप मैराथन क्लास कर लीजिए सभी विषयों की, सभी विषयों का मैराथन क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट बना करके मैं लिंक आपको दे दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप जाएंगे, क्लिक करेंगे उस प्लेलिस्ट पे, तो सभी विषयों को आपका मैराथन क्लास 8 विषयों का देखने को मिल जाएगा। और मैथ का भी लिंक, सभी विषयों का अलग अलग प्लेलिस्ट का लिंक है, तो सभी विषयों के लिंक में उसका क्लासेस, मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन पवन सीरीज, ये सारी चीजें हमने करा दी हैं। तो इतनी तैयारी हमने करा दी है कि आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए सभी मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और समय निकाल के राजन पवन भी कर डालिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे। एक क्लास मैं आपके लिए और ऐसी ले आऊंगा सुपर फास्ट रिवीजन की, जिसमें आप जो है मैथ के एग्जाम से जस्ट पहले आपको उस दिन मिल जाएगी, यानी कि कल के एग्जाम के बाद आपको मैथ वाले एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको क्लास दे दूंगा, जिससे आप एक बार और रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है, लेकिन मेन वही है आपका मास्टर क्लास और मॉडल पेपर्स, उतना आप कर डालिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। राजन पवन भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी लिंक चाहिए, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप से, या फिर आप कॉल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप फॉलो कर लीजिए हमको, जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है फॉलो कर लीजिए, और ये ऐप डाउनलोड करके रखिए अस्तित्व एकेडमी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एग्जाम दे करके अच्छे से आइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा मुझे पता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।